हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों उम्मीद होगा आप बहुत अच्छे होंगे, अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पोर्शन है, ये जो है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है ना। शिक्षण अधिगम का जो सिद्धांत है उसको हम लोग आज करने वाले हैं। तो हमें पता है कि शिक्षण अधिगम जो प्रश्न है वो कितने का होता है, 50 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। ठीक है। तो 50 मार्क्स में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि हर एक प्रश्न कितने का होता है, 2-2 मार्क्स का होता है। और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो इन सबको हम लोग करने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न को। ये प्रश्न जो है दोस्तों ये पिछले साल में आए हुए हैं, और ये पिछले साल के जो प्रश्न होते हैं ये रिपीट भी होते रहते हैं। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि जो तैयारी करेंगे तो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न दिख रहा है कि शिक्षण में उपचारात्मक है ना, उपचारात्मक या निदानात्मक शिक्षण के स्पष्ट कीजिए। यानी हमें बताना ये है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या कहलाता है, निदानात्मक शिक्षण क्या कहलाता है। सबसे पहले देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं। ठीक है। इस शिक्षण के अंतर्गत बालकों की कठिनाइयों को जानकर तथा समझकर उनका निवारण किया जाता है। देखिए बालक जो होता है उसको कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जब पढ़ाई करता है बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं को हम क्या करते हैं, जब जानते हैं उसको समझते हैं और उसका हम लोग निवारण करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण केवल छोटे बच्चे हेतु है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा एवं गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। छात्रों की कठिनाइयों को सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के द्वारा जांचा जा सकता है कि जो व्यक्ति को यानी जिस बच्चे को हमने जो गलतियां बताई हैं, सीखी हैं, सिखाई हैं, वो सारी चीजें कैसे सही हुई या नहीं हुई, उसको हम लोग इसके द्वारा प्राप्त ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। तो देखिए बालक का जो अधिगम है, ठीक है, बालक का जो अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना। सबसे बड़ी बात है कि जो बालक जब सीखता है तो उसको हमें क्या क्या समस्या आ सकती है उसको हमें क्या करना चाहिए, पहचान करना चाहिए। तो कठिनाइयों को पहचानने के बाद इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण का कार्य है सिर्फ अनुत्तीर्ण बालकों की कठिनाइयों को पहचानना और दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करना, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कराना। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं निदानात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं, बस हम उस बालकों की कठिनाइयों को क्या करते हैं, पहचान करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि कठिनाइयों को क्या करते हैं, हम लोग बस पहचान कर पाते हैं। और उपचारात्मक में हम क्या करते हैं, उस कठिनाइयों को हम लोग क्या करते हैं, दूर करते हैं। क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो इन दोनों चीज में अंतर आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि शिक्षण में मनोरंजन व रुचि के सिद्धांत को समझाइए। यानी कि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें हमें रुचि का सिद्धांत क्या उसमें बताता है, मनोरंजन का सिद्धांत हमें क्या बताता है। तो पहला रुचि का सिद्धांत कह रहा है अपनी रुचि के कार्य को बालक अधिक मन लगाकर करता है। हम सभी को पता है कि जब भी हमें जिस काम में रुचि होती है, जिस काम में हमारा मन लगता है, वो काम हम अधिक मन लगाकर करते हैं। शिक्षण को उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य वस्तु में बालक की रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है। अब मान लीजिए कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, उस चैप्टर में बालक का जो कोई रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जल्दी समझा नहीं पाएंगे, है ना। वो बच्चे सीख भी नहीं पाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस विषय को या उस सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, बच्चे के रुचि के हिसाब से यानी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हमें ढालना पड़ेगा। तो स्वक्रिया का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत आदि का अनुसरण करके विषय पाठ्य वस्तु को प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस टीचर होगा जो जिसके पास अनुभव बहुत ज्यादा होगा, तो क्या करेगा, उसको या तो खेल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम के द्वारा बच्चों के लायक उस चैप्टर को बना देगा, उस विषय को बना देगा, ताकि बच्चा क्या करे, उस सब्जेक्ट में रुचि ले ले। तो छात्र द्वारा रुचि न ले जाने की स्थिति में सफल परीक्षण संभव नहीं है। इसका मतलब अगर रुचि वो नहीं ले पाता है तो हम उसमें सफल तरीके से यानी उसमें जो भी शिक्षण है वो हम सफल तरीके से नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मनोरंजन का सिद्धांत। अब जब मनोरंजन के सिद्धांत की बात करते हैं तो यह सिद्धांत की मान्यता है कि सभी व्यक्तियों में रचनात्मक शक्ति जन्मजात होती है। यदि व्यक्तियों की अवसर दिया जाए, है ना, किसी व्यक्ति को जब अवसर दिया जाता है तो उनकी रचनात्मक शक्ति
और प्रखर हो सकती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को खेलने का अवसर ही ना मिले तो उसकी क्या पता हमें कि जो उसका अंदर जो खेल की जो भावना छुपी है या खेल का जो टैलेंट है वो क्या है उसके अंदर छिपा हुआ है, उसमें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। शिक्षण करते समय इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी पाठ पढ़ाना हो सके उसको कक्षा में सीखने वाले अर्थात छात्रों की सृजनात्मक क्रियाओं को विकसित करने वाली शिक्षण विधियों द्वारा ही पढ़ाया जाए। यानी कि ऐसी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे छात्रों के अंदर उस सब्जेक्ट को, उस विषय को समझने की क्षमता विकसित हो सके। इसके दो लाभ होंगे। पहला तो पाठ का रुचि होकर होगा, एक तो पाठ जो भी होगा वो रुचिकर होगा। अधिगमकर्ता तथा शिक्षक के मध्य अंतः क्रिया का पर्याय अवसर मिलेगा। निर्माण व मनोरंजन के सिद्धांत के द्वारा स्वतः अध्ययन का विकास तथा चिंतन मनन का विकास होता है। मनोरंजनात्मक क्रियाएं शिक्षण कार्य का जब तक सम्मिलित नहीं होती हैं तब तक शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब कि जब हम मनोरंजन की साधन का, मनोरंजन के तरीकों का जब अपनाते नहीं हैं तो शिक्षण में जो भाव होना चाहिए या जो लगाव होना चाहिए वो हमें नहीं प्राप्त हो पाता है और बच्चा भी अच्छे से चीजों को सीख नहीं पाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। दोस्तों ये सारी जो चैप्टर हैं देखिए इंपॉर्टेंट बहुत है, सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर जो है वो रिपीट करता है, ये हमको पहले ही बता रहे हैं आपको। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता से अर्थ क्या होता है। तो व्यक्तियों में पाई जाने वाली असमानता, इसका मतलब सीधा सीधा अंतर है कि जो भी व्यक्ति होता है, हर एक व्यक्ति क्या होता है उसमें अलग अलग तरह की क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग तरह के उनका व्यवहार होता है। तो सारी जो असमानता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। एक व्यक्ति की जो व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, यहाँ तक कि एक ही माता पिता के जुड़वा बच्चों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये हमें हम सबको पता है कि अगर एक ही माता पिता से जब दो जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनका व्यवहार देख लीजिए, उनका रंग रूप देख लीजिए, उनका आकार हो सकता है कि अलग हो सकता हो या सेम हो सकता है, लेकिन व्यवहार और सारे तरीके जो होती हैं वो क्या होता है, अलग अलग होता है। उनका व्यवहार उसी भिन्नता पर आधारित होता है। आगे बात करते हैं कि बालकों में शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक कई प्रकार के भेद पाए जाते हैं। शिक्षक जब एक कक्षा में पढ़ाते हैं तो उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जाता है। हम सभी को पता है कि जब भी कोई शिक्षक हमें पढ़ाता है तो जितने बच्चे बैठे होते हैं क्लास में, 40 लोग हैं तो 40 को एक ही चीज पढ़ाता है। लेकिन इसके अंतर्गत होता क्या है कि इसके अनेक परिणाम होते हैं, क्योंकि छात्र जो होता है अलग अलग स्थान से आया होता है, वातावरण विकास के मानसिक स्तर से संबंधित होते हैं। अंततः उनके द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान एक ही स्तर का नहीं होता है एवं प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। जब हम बालक को किसी चीज को सिखाते हैं तो सिखाने के लिए सबको एक विधि का उपयोग करते हैं, सारे लोगों को। लेकिन जब हम उसे आशा करते हैं कि रिजल्ट हमारा कैसा है, तो बहुत सारे ऐसे बालक होंगे जो आपको दिखेंगे कमजोर छात्र होंगे, बहुत सारे जो होंगे इंटेलिजेंट होंगे, यानी उनका परिणाम अच्छा रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं कि उनका वातावरण कैसा रहा, वो कैसे दिमाग के हैं, मतलब बौद्धिक क्षमता इनकी कितनी है, ये सारी चीजें उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। यही कारण है कि शिक्षा शास्त्री जो थे मनोवैज्ञानिकों ने नई दिशा प्रणालियों का विकास किया जिससे प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सके। वर्तमान समय में शिक्षा के दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र केंद्रित शिक्षा विकसित किया जा रहा है, जो कि पहले शिक्षक केंद्रित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि पहले जो थी वो कौन सी शिक्षण विधि थी, तो पहले जो होती थी वो होती थी शिक्षण केंद्रित। अब जो देखा जाता है वो प्रेजेंट में वो क्या बनाया जा रहा है, छात्र केंद्रित शिक्षा बनाया रहा है। इसका मतलब छात्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कह रहा है खेल विधि की अवधारणा एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए बालक का स्वाभाविक रूप से खेलने में रुचि लेते हैं। कोई भी बालक होता है उसको खेलने के लिए अगर कह दिया जाए तो 10 घंटा खेल ले, 4 घंटा खेल ले, लेकिन पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है। इसीलिए वे खेल के द्वारा ही अपनी इच्छाओं की प्रवृत्तियों को प्रकट करते हैं। बालक खेलने में विशेष रुचि लेते हैं। बालक के जीवन में खेल का इतना महत्व होने के कारण बालकों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार किया गया। यानी कि खेल के माध्यम से बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसको हम लोग कहते हैं खेल विधि शिक्षा। म्यूनिकल सॉरी म्यूलिक के अनुसार जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही क्या है, खेल है। जो भी कार्य अपनी इच्छा से कह दिया जाए कि तुम्हें टास्क कंप्लीट करना है, वो अपने बच्चा अपने मन से क्या करेगा, खेल के माध्यम से क्या करेगा, उसको जब कंप्लीट कर देता है तो उसको हम लोग खेल विधि मान लेते हैं। जैसे अब इसका महत्व क्या है, मतलब शिक्षा में खेल का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, खेल के द्वारा बालकों में कुशलता का विकास किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है खेल के द्वारा छात्र अपनी कुशलता संबंधी गुणों का परिमार्जन कर सकते हैं। खेल सामाजिक भावना का विकास करते हैं। खेल जो होता है बौद्धिक
विकास करता है। खेल से बालकों में अनुभव की वृद्धि होती है और खेल के द्वारा बालक का तनाव भी दूर होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो गेम से यानी स्पोर्ट्स से या खेल के माध्यम से हम बच्चों में विकसित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, प्रश्न नंबर 5। कह रहा है विधि और प्रविधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रीवियस का प्रश्न है। विधि हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं विधि को अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है कि हमें किस विधि से करनी है, कोई भी क्रिया होती है। विधि एक सामान्य संरचना है, विधि एक व्यापक रूप होता है। शिक्षण में सामान्यतः एक बार में एक ही विधि का प्रयोग किया जाता है और शिक्षण विधि कार्य की जो सामान्य योजना है। अब बात करते हैं प्रविधि की। तो प्रविधि क्या होती है? प्रविधि बात पर निर्भर करती है, प्रविधि की संरचना विधि पर निर्भर करती है, प्रविधि उसमें प्रयुक्त होने वाला अंश है। यानी कि प्रविधि का हम कह सकते हैं कि स्कोप जो होता है वो छोटा होता है और जो विधि है वो क्या होता है, बड़ा होता है। इसकी आवश्यकता अनुसार कई प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण प्रविधि शिक्षण के उद्देश्य तक पहुंचने की विधि की सहायता करती है। ये हो सकता है कि विधि तक पहुंचने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, प्रविधि का सहारा लेकर पहुंच सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हमें बताइए। तो कंप्यूटर हम सबको पता है आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो सूचना एवं संप्रेषण इस युग में सहायक सामग्री के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग सभी विषयों में किया जाता है या किया जा रहा है। इसलिए विभिन्न विषयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बालकों को अपने विषय में भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी देता है एवं इसमें छात्र अपनी गति से सीखते हैं। छात्राओं की सीखने में रुचि बनी रहती है। अंततः अधिगम के लिए छात्र तत्पर रहते हैं, मतलब सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। इसकी सहायता से छात्रों को प्रेरणा मिलती है, छात्र अनुशासित रहते हैं और इसीलिए शिक्षण जो है कंप्यूटर की वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब इसकी उपयोगिता क्या है? देखिए, पहला, कंप्यूटर जो होता है अत्यंत विश्वसनीय आंकड़ों सूचनाओं को प्रदान करने वाला बौद्धिक मशीन है। इसका मतलब जो भी डाटा देता है वो विश्वसनीय डाटा देता है। शिक्षक एवं विद्यार्थियों को कंप्यूटर के विभिन्न तथ्य, आंकड़े और सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कंप्यूटर में विभिन्न सूचनाओं तथा आंकड़ों का भंडारण किया जा सकता है तथा उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सकता है। यानी कि जो भी हम चीजें पढ़ते हैं उसको हम लोग चाहें तो लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। सहभागी शिक्षण का उद्देश्य बताइए। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का है। सहभागी यानी सह शिक्षण का उद्देश्य बताना है। तो सहभागी शिक्षण का क्या होता है उद्देश्य? पहला, शिक्षक एवं छात्र दोनों को क्रियाशील बनाना होता है। दूसरा है कि कक्षा के वातावरण को रुचिकर और आनंददायक बनाना होता है। तीसरा है छात्रों में चिंतन, मनन, कल्पना, तर्क, जिज्ञासा आदि की प्रवृत्तियों का विकास करना होता है। विषय वस्तु की प्रस्तुति को सरल और बोधगम्य बनाना, छात्रों की चहुमुखी विकास करना, है ना, मतलब सिर्फ पढ़ाई पर नहीं ध्यान देना, और भी चीजें मानसिक, शारीरिक और भी चीजों पर उनका विकास करने पर ध्यान देना। छात्रों को अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, यानी उनके अंदर जिस तरह की शक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई डांसिंग करना चाहता है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स की तरफ रुचि रखता है, तो इन सब चीजों को क्या करना, विकसित करना। छात्रों की आवश्यकता अनुसार कक्षा अभ्यास का निर्धारण करना, छात्रों को अस्थायी ज्ञान प्रदान करना, छात्र शिक्षकों की सुविधाओं, अधिगम एवं ज्ञान का समन्वय स्थापित करना, और 10वां है कि सहयोग एवं सहकारिता की भावना विकसित करना। तो ये भी जो है आपका ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व का उल्लेख बताइए। तो देखिए, शिक्षण संबंधी गतिविधि आधारित शिक्षण, तो पहला है कि छात्रों की मानसिक आवश्यकताओं को संतुष्टि होती है शिक्षण गतिविधि जब हम करते हैं। दूसरा कह रहा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण में छात्र आत्मगौरव की अनुभूति करता है। तीसरा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण से सीखना अस्थायी रूप से अधिक समय तक स्मृति में बना रहता है। इसका मतलब हमारे मेमोरी में सबसे ज्यादा समय तक ये क्या करता है, याद रहता है, उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। कह रहा है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं, अथवा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को सोहदारठ समझाइए, यानी उदाहरण के द्वारा समझाइए। पूर्ण से अंश की ओर इसका मतलब होता है कि बालक पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसके बाद उसे अंश का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पेड़ कहने से उसके मस्तिष्क में एक पेड़ का चित्र उपस्थित हो जाता है
वह पूरे पेड़ के बारे में सोचने लगता है। अब शिक्षक बालक को इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर ही पेड़ के अन्य भागों का ज्ञान कराता है। इसका मतलब सबसे पहले अगर हम कहा जाए किसी भी बालक के मन में, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, पेड़ के बारे में अगर सोचेगा, तो अब पेड़ के बारे में जब सोचेगा तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ उसके मन में आया। पेड़ जब आया उसके मन में, तो बच्चा जब पेड़ देख लिया, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ के बारे में सोच रहा है। तो अब इसके बारे में हम बताएंगे कि पेड़ में पत्तियां होती हैं तो उनका काम क्या होता है, तना क्या होता है ना, जड़े का काम क्या होता है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं उसको फिर बताने लगते हैं। इसका मतलब पूर्व ज्ञान के बारे में पहले, पूर्ण ज्ञान पहले प्राप्त करता है। इस शिक्षण सूत्र के आधार पर ही आज सर्वप्रथम बच्चों को पहले वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है, अक्षरों का नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। गरज शिक्षण में व्याख्यान विधि को समझाइए, अथवा व्याख्यान प्रविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस विधि किस स्तर की कक्षा में उपयुक्त मानी जाती है। तो चलिए बात करते हैं व्याख्यान विधि। इसे प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि माना जाता है। निर्देशन की सबसे पुरानी विधि व्याख्यान विधि है। व्याख्यान का रूप जो है कॉलेजों में काफी विस्तृत रूप से दिखाई देता है। उच्च कक्षाओं में सभी छात्र केवल विषय के सीमित ज्ञान से ही नहीं संतुष्ट होते हैं, उनके लिए केवल व्याख्यान देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना ही आवश्यक है। जैसे कोई टॉपिक समझाना है तो क्या करते हैं कि उसको ना दिखाते हैं, जब किसी टीवी पे या किसी स्क्रीन पे जब उनको हम दिखाते हैं उन चीज़ों को, तो बहुत जल्दी वो क्या करते हैं, सीख लेते हैं। मतलब सिर्फ व्याख्या करना यानी भाषण देना ही उनके लिए काफ़ी नहीं होता है। तो व्याख्यान से आशय जो है कह रहा है कि शिक्षक द्वारा किसी विषय का विश्लेषण करना, अर्थात विषय वस्तु की गहराई से विश्लेषण करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना, यह उसका अर्थ होता है। कि जब कोई भी बालक जब सीखता है, बड़े बालक जब सीखते हैं किसी बात को, तो क्या करते हैं, टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको समझाते हैं उस चीज़ों को। जब टीचर समझाते हैं तो वो बालकों के अंदर उस चीज़ को जब दिखाते हैं, किसी स्क्रीन पे दिखा दें या किसी और माध्यम से उनको समझाते हैं जब, तो एक विस्तृत जानकारी के द्वारा जब उसको हम दिखाते हैं, तो उनको क्या करता है, वो जल्दी से क्या चीज़ों को सीख लेते हैं। तो आधुनिक शिक्षा शास्त्री व्याख्यान विधि का परंपरागत, एक मार्गीय तथा वैज्ञानिकता से दूर मानते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका को सर्वोपरि माना जाता है। इसका मतलब जब शिक्षक ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा अनुभव वाला होगा, तो इसमें क्या होगा, ये विधि जो है सफल मानी जाएगी। व्याख्यान विधि की उपयोगिता, व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है, यानी कि जो हायर क्लासेज हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा व्याख्यान विधि माना जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, अथवा बाल केंद्रित शिक्षण उपागम से क्या अभिप्राय है, या शिक्षण में इसका क्या महत्व है। अलग अलग तरीके से क्या करता है, प्रश्न पूछता है, तो उस चीज को भी ध्यान देना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा से आशय क्या है, कह रहा है कि प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती थी। हम सभी को पता है कि पहले जो इम्पोर्टेंस दी जाती थी, शिक्षकों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। आजकल का जो शिक्षा है वो बालकों पर डिपेंडेंट हो गया है, कि बालक जैसा चाहता है वैसे हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए। तो शिक्षक जैसा चाहता है उसी प्रकार का शिक्षा देता था। बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित महत्व दिया जाता है, किंतु शिक्षा में मनोवैज्ञानिक को प्रवेश से बालक का महत्व दिया जाने लगा। पाठ्यक्रम के निर्धारण में इन बातों को ध्यान रखा जाता है कि बालक केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इसका मतलब जो भी सिलेबस या जो भी चीजें तैयार की जाती हैं उसमें बालक को इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि उसके सर्वांगीण विकास हो, इसी उद्देश्य से सिलेबस को बनाया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण की उपयोगिता में, इस शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु जो होता है वो बालक ही होता है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत बालक की रुचियों, क्षमता और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका मतलब मेन जो है, जैसे ये बालक है, अब इस बालक के हिसाब से ही, है ना, बालक के हिसाब से ही सारी जो शिक्षाएं दी जाती हैं कि बालक क्या सोच सकता है, क्या कैसे इसको हम लोग नंबर बढ़ाना है, मतलब इनके क्षमता में बढ़ाना है, कैसे इनका वृद्धि और विकास करना है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के क्या किया जाता है, सिलेबस को या चीज़ों को पढ़ाया जाता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें स्वाभाविक रूप से अनुशासन स्थापित होता है। इसमें बालक को स्वावलंबी बनाकर उन्हें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। बालक के द्वारा स्वयं किए गए कार्यों से मानसिक संतुष्टि प्रदान होती है। इसका मतलब बालक जब खुद अपनी चीज़ों से करता है तो उसको ये संतुष्टि होती है कि हमने उस चीज़ को किया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। कह रहा है कि अध्यापक की मुख मुद्रा एवं हाव भाव का कक्षा शिक्षण में क्या प्रभाव पड़ता है, सार्थक उदाहरण से बताइए हमें। तो देखिए, अध्यापक का जो मुख मुद्रा, नयन मुद्रा या संकेत जो होता है, सिर हिलाना हो गया,
ये सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से दोनों चीजें होती हैं, ये हमें पता है। हस्त मुद्रा आदि हाव भाव प्रकट करने के लिए अशाब्दिक संकेत है, यानी कि जब कभी हम चीजों को बोल कर नहीं चीजें समझाते हैं तो हाथों से उसका क्या करते हैं, हाथों से या अपने हाव भाव को प्रकट करते हैं। तो भावनाओं को प्रकट करने के लिए कभी कभी शाब्दिक कथन इतना प्रभावशाली नहीं होता है जितना हाव भाव। जैसे कभी कभी होता है किसी व्यक्ति को या बच्चे को हमें बाहर भेजना हो, हटाना हो उसको क्लास में से, तो क्या करते हैं, कभी हम बोलते हैं तो जैसे बालक नहीं सुन पाते तो क्या करते हैं, हाथों से इशारा करते हैं कि इधर जाओ या इधर जाओ। ये सारी चीजें होती हैं, जो होता है कि जितना कभी कभी शाब्दिक यानी कि जब शब्द से हम बोलकर उस चीज को हावी नहीं कर सकते हैं या बता नहीं सकते हैं, इसलिए हमें हाव भाव को अपने प्रकट करने के लिए अपने हाथों का या और सी चीजों का उपयोग करना पड़ता है। हर्ष विवाद के भावों को व्यक्त करते समय शिक्षक के चेहरे पर वैसे ही हाव भाव होने चाहिए। अगर खुशी का है तो छात्र के चेहरे पर खुशी आ जाए, ऐसे शिक्षक को करना चाहिए, उस खुशी का हाव भाव अपने चेहरे पर रखना चाहिए। दुख का भाव है तो शिक्षक को अपने चेहरे पर दुख का भाव भी रखना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। दोस्तों लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे चैनल को, फिर ऐसे ही आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, है ना। चलिए आज हम लोग बात करते हैं फिर 14 की। अगला वह करा कि पुनर्बलन का अर्थ बताते हुए इसकी उपयोगिता का रेखांकित कीजिए। इसका मतलब पुनर्बलन होता क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। तो देखिए, पुनर्बलन शब्द का आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित है। पुनर्बलन के अंतर्गत किसी वे सभी क्रियाएं तथा तथ्य जो आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों की क्रियाएं करनी पड़ती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति वांछित व्यवहार को दोहराता है तथा अवांछित व्यवहार को दूर करता है। पुनर्बलन सीखने की एक आवश्यक प्रविधि है। पुनर्बलन में उन उद्दीपकों का प्रयोग करते हैं जिनकी प्रस्तुतिकरण अथवा हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब कि जब हम किसी चीज को रेनफोर्समेंट ये कहते हैं पुनर्बलन को, तो ये सारी चीजें जो है उसमें शामिल करते हैं कि जो क्रियाएं हमें देखते हैं कि जैसे किसी को आगे बढ़ाना हो तो उस चीज को वे देखते हैं कि उसका जो अवांछित व्यवहार है उसको दूर कर दिया जाए, है ना। फिर आगे हम लोग कैसे बढ़ते हैं, उन चीजों पर काम जब शुरू करते हैं तो ये हमारा पुनर्बलन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 का। कह रहा है कि उत्तम शिक्षण सामग्री के अंतर्गत बिना लागत के सामग्री से आप क्या समझते हैं, अथवा उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। मंद बुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। अब देखिए, प्रश्न है वो कई तरीके से घुमाया है। बात करते हैं कि बिना लागत की शिक्षण सामग्री का अर्थ इससे सामग्री से है जिससे बनाने का कोई खर्चा नहीं लगता है। इसका मतलब ऐसे चीजों का उपयोग करें जिसमें हमें पैसा ना हो, कोई मतलब पैसा ना लगे, कोई खर्च ना आए, तो उसी को हम लोग कहते हैं बिना लागत की शिक्षण सामग्री। ऐसी सामग्री के निर्माण के लिए आप अपने आसपास की वस्तुओं को लेते हैं जिसका उपयोग नहीं होता है। इसका मतलब जो कबाड़ में है या जो कूड़ेदान में या जो वेस्ट हो चुके हैं मटेरियल, उनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उपयोग करके कोई वस्तु ऐसा बना देते हैं जिससे बच्चों को सिखाया जा सके। तथा जो बेकार की वस्तुएं श्रेणी में आ जाती हैं, शिक्षकों को चाहिए कि ऐसे ही शिक्षण सामग्री का निर्माण करें तथा बच्चों को ऐसी ही शिक्षण सामग्री के निर्माण हेतु प्रेरित करें। उनमें सृजनात्मक विकास होगा, यानी कि उन्हें उन चीज़ों से नए नए वस्तु बनाने की कला जो होगी क्या होगी, विकसित होगी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, अथवा शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है, अथवा गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता का महत्व का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न 2018 में आया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांत इस प्रकार है। पहला, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये क्या कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत? क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत को करके सीखने का सिद्धांत हम लोग कहते हैं, भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का मानना है कि बालक जिन वस्तुओं या विषय वस्तुओं को करके सीखता है वह स्थायी होता है। जॉन डीवी ने क्रिया द्वारा सीखना पर बल दिया है। किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक फ्रॉबेल का मानना है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत बालक हेतु अत्यंत उपयोगी होता है। इससे बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को हमने सिखाया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे मान लो क्रिकेट खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलने से या दौड़ने से क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य सही होता है। लेकिन जब बालक उस चीज़ को सीख करता है, बालक जब उसको करता है, फिर जब उसे उसको लाभ होता है, फायदा होता है, तब उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ ठीक है, तो वो जीवन भर क्या रहता है, उस चीज़ को सीखे रहता है। इसका मतलब प्रभावी सबसे ज़्यादा होता है कौन सा, जब हम किसी चीज़ को करके खुद स्वयं करते हैं। आगे बात करते हैं रुचि का सिद्धांत। हम जानते हैं कि रुचि तथा ध्यान में घनिष्ठ संबंध होता है। इसका मतलब जिस
चीज में रुचि होगी उधर हमारा ध्यान क्या होगा, आकर्षित होगा ही होगा। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बालक की रुचि जिस विषय वस्तु में होती है उसे सरलता से समझ लेता है। बालक का ध्यान जिस वस्तु विषय पर केंद्रित होता है उसमें वह रुचि भी लेता है, ये हमें सब पता है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रेरणा का सिद्धांत। तो प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने हेतु अत्यंत आवश्यक है कि वह प्रेरणा के द्वारा बालकों में विषय वस्तु की रुचि उत्पन्न की जा सकती है। भाटिया के अनुसार कह रहा है कि प्रेरणा बालक की रुचि उत्पन्न करती है, और जब एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता या करता है, वह उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य करता है। इस प्रकार सीखने के कार्य सरल हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन हो। ये भी बात है कि आगे चाहे जो भी समस्याएं, जो भी मुश्किलें आए, लेकिन वो जब उसमें रुचि ले लेता है तो उस चीज को वो करने लगता है। आगे बात करते हैं चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या कहता है? चयन का सिद्धांत कहता है कि यह सिद्धांत छात्रों या शिक्षकों द्वारा हेतु अत्यंत उपयोगी होता है। छात्रों को ज्ञान प्रदान करते समय तथ्यों का चयन करना बहुत जरूरी है। अनावश्यक तथ्यों या घटनाओं को छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से पाठ बोझिल और नीरस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हम कुछ और टॉपिक को बात करने लगे तो उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर नीरसता आ जाती है, बोझिल लगने लगता है। अंततः शिक्षण का कर्तव्य है कि वह केवल उन तथ्यों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करे जो परम आवश्यक एवं पाठ की मूल भावनाओं से संबंधित है। अनुपयोगी तत्वों का प्रयोग नहीं लेना चाहिए। यानी जिस चैप्टर के जिस विषय में बारे में हम बात करते हैं उसी विषय को हमें बात करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मानना है कि शिक्षक को जो चाहिए, जिन पाठ वस्तुओं को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना है उन्हें वह सोपानों या पदों को विभक्त कर ले, इसके पश्चात बच्चों के सामने प्रस्तुत करे। इसका मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तब जाके बच्चों को क्या करे, प्रदान करे शिक्षा। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। कह रहा है प्रेरणा के सिद्धांत का महत्व बताइए शिक्षा में, और ये भी बताना है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत का क्या आशय है। ये भी प्रश्न दो बार पूछा है घुमा के। प्रश्न नंबर ईयर 2018 और ईयर 2022 में। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेरणा के द्वारा बच्चों में किसी विषय वस्तु के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है। रुचि का संबंध ध्यान में से केंद्रित होता है, इसलिए यदि बच्चे किसी कार्य को करते हैं तो उसमें उनकी रुचि अवश्य होती है। प्रेरणा का सिद्धांत छात्रों को करके सीखने की गति को क्या करती है, बढ़ाती है। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। कह रहा है कि अपेक्षित अधिगम स्तर का संकल्पना क्या है। देखिए, अपेक्षित अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अपेक्षित निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी आशा की जाए, अधिगम सीखना, और स्तर उपलब्धि उपलब्धि स्तर। यानी अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षता को प्रत्येक बच्चा निश्चित रूप से प्राप्त करे। अपेक्षित अधिगम की स्तर की संप्राप्ति के लिए 3 अधिगम अनुभव है जो इस प्रकार है: ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव, भावात्मक अधिगम अनुभव और क्रियात्मक अधिगम अनुभव। ये 3 चीजों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है संप्रेषण का अर्थ बताइए, प्रकार बताइए और महत्व बताइए। तो संप्रेषण का मतलब ही होता है क्या करना, अपनी भाषाओं को, अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी अपने आदान प्रदान करना, ये संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण वह माध्यम है जिससे द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भाव, अन्य तथ्यों का आदान प्रदान करता है। संप्रेषण की नींव दो व्यक्तियों के मध्य में बातचीत का माध्यम होता है ना। फिर आगे हम बात करते हैं संप्रेषण के 3 घटक होते हैं। प्रेषक होता है, एक तो संदेश होता है और एक ग्राही होता है। मतलब हो गया एक सेंडर, एक जो हमारे मैसेज को सेंड करे। दूसरा हमारा हो गया मैसेज हो गया, यानी कि इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तीसरा जो हो गया हमारा रिसीवर हो गया, यानी कि जो हमारे चीजों को रिसीव करे, ये हो गया ग्राही। तो संप्रेषण के बिना कक्षा कक्ष संभव नहीं है। संप्रेषण के अभाव में कक्षा शिक्षण नीरस और अप्रभावी हो जाता है और वे सरलता से किसी भी व्यक्ति समय उचित स्थल पर नहीं बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत का विवेचना हमें बताना है, जिसके लिए निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला, क्रियापरक विधि आत्म स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार आत्म स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु आत्मक्रिया करना जरूरी है। दूसरा कहता है कि इस विधि में छात्र का सर्वांगीण विकास उसकी स्वयं की क्रिया द्वारा होता है। तीसरा यह कहता है कि इस विधि या यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यह विद्यार्थियों की क्रिया चेतना के चिंतनात्मक रुचि, संकल्पना तथा निर्णय तीनों स्तरों को प्रभावित करती है। चौथा कह रहा है कि इस विधि से छात्र जो होता है सहज प्रवृत्तियों की ओर
अभिप्रेरित होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। पांचवा कह रहा है कि यह विधि अंतर्निहित क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। इसके अनुसार सभी प्राणियों में एक समान आंतरिक क्रिया चलती रहती है जिससे वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 का। दोस्तों देखिए, सारे प्रश्न जो है लगभग लगभग प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ना है। और आपका जब पहला ये डीएलएड का फर्स्ट पेपर है तो बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि जो आने वाला पेपर है, यानी जो ये 50 मार्क्स का पेपर है, लगभग आपका 45 प्लस इसमें आ जाए। ठीक है, अभी हम लोग 32 प्रश्न भी करेंगे, फिर इसके बाद एक और आएगा जिसमें जितने अति लघुत्तरीय प्रश्न वो भी शामिल होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण का। उपचारात्मक शिक्षण हम लोग पहले ही देखे थे। उपचारात्मक शिक्षण में जो होता है वो नवीन शब्द हो सकता है, किंतु प्रक्रिया बहुत पहले की चल रही है, क्योंकि जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ कठिनाइयाँ न आती हों। पुराने समय में ही शिक्षक छात्रों को सिखाने संबंधी कठिनाइयों दूर करते रहे या उचित दिशा में उनका मार्गदर्शन करते आए हैं, ये हम सभी को पता है। तो आज उपचारात्मक शिक्षण शब्द जो होता है चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार किसी चिकित्सक लोगों की बीमारियों का उपचार करके हमें स्वस्थ करने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए उससे अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करता है। ह्यूम का सिंपलम जो सिम्पसन है, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने को चेष्टा करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसमें से बन सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं 22 की। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। तो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ जो परिभाषा है, तो देखिए, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण कक्षा की कोई विधि नहीं है। यह शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशालीन और विश्लेषण करने की तकनीक है। इस प्रकार प्रशिक्षण किया क्रिया में शिक्षण की इकाई को कई छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है, किंतु प्रत्येक इकाई अपने आप में पूर्ण रहती है। सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापक हेतु एक प्रशिक्षण है। इसमें सामान्य कक्षा अध्यापन की जटिलताओं को कम किया जाता है। जटिल शिक्षण कौशल को आसान घटक शिक्षण कौशल में विश्लेषित किया जाता है। एक समय में एक कौशल लेकर 5 या 10 मिनट की पाठ योजना तैयार की जाती है। इस पाठ को सूक्ष्म कक्षा, जिसमें 5 से 10 छात्र होते हैं, उसमें पढ़ाया जाता है। इस विधि में वास्तविक एवं सामान्य शिक्षण प्रक्रिया की जटिलताओं को निम्नलिखित प्रकार से कम किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एक बार में एक घटक कौशल को लेकर कई योजनाएं बनाई जाती हैं। पाठ्य वस्तु की एक इकाई तक सीमित रखा जाता है, यानी छात्रों में या छात्रों की यानी कक्षा में छात्रों की संख्या घटाकर 5 से 10 छात्र किया जाता है। पाठ अवधि को 5 से 10 मिनट बनाकर सूक्ष्म किया जाता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि एक बड़े स्तर को क्या करते हैं हम, जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको शिक्षा देते हैं, तो ये हमारी हो गई सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 का। कह रहा है रुचिपूर्ण शिक्षण का उद्देश्य बताइए। तो रुचिपूर्ण शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? पहला, खेल खेल से बच्चों की प्रतिभा एवं कौशल का विकास। बाल केंद्रित शिक्षा देना। विद्यालय के वातावरण को भयमुक्त बनाना और बालिका शिक्षण को प्रोत्साहन देना, ये हमारा होता है रुचिपूर्ण शिक्षण का उद्देश्य। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियों के नाम लिखिए। तो पहला है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा है गतिविधि, तीसरा है भ्रमण, चौथा है कहानी प्रविधि। ये सारी प्रविधियां जो हैं वो 4 है, इंपॉर्टेंट है। ये बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियां हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। कह रहा है कि कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषता हमें बताइए। तो कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषता निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न संक्षिप्त हो। प्रश्न छात्र के बोध तथा ज्ञान की जांच करने में सक्षम होनी चाहिए। चौथा है कि प्रश्न सारगर्भित होने चाहिए। पांचवा, प्रश्न एक ही उत्तर की ओर संकेत करते हों, यानी ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिसमें कई सारे अर्थ जो है वो निकलते हों या उत्तर निकलते हों, जिससे बालक क्या हो जाए, भ्रमित हो जाए। अगला छठा कह रहा है कि प्रश्न लघु उत्तरात्मक होने चाहिए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न अभिव्यक्ति जो होती है प्रधान होती है, मतलब जो मेन हमारा इसमें किसी चीज की जानकारी को पता चल पाता है तो वो लघु उत्तरीय प्रश्न में ही पता चल पाता है। कुछ प्रश्न व्याख्यात्मक से उन्हें पूछने चाहिए। व्याख्यात्मक प्रश्नों के द्वारा छात्रों की कल्पना एवं चिंतन क्षमता को विकसित किया जा सकता है।
फिर अगला है, कह रहा है कि कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ भी पूछे जाते हैं, जैसे कोई सूत्र हो गया, वैज्ञानिक का नाम हो गया, किसी राजा का जन्म, गद्दी पर बैठना, या किसी साहित्यकार आर्थिक कृति के बारे में भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि उत्तम शिक्षण, है ना, ये उत्तम उत्तम हो गया, उत्तम होगा। उत्तम शिक्षण की विशेषता क्या होती है? तो पहला, उत्तम शिक्षण की विशेषता निम्नलिखित है। वांछनीय सूचना देना, शिक्षण वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण सीखना है, शिक्षण ऐसा हो कि बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं को समझने तथा उसी के अनुसार मार्गदर्शन करे। तीसरा कहता है कि चुने हुए तथ्यों का ज्ञान शिक्षण के द्वारा छात्रों को शैक्षिक तथा लाभप्रद से तथ्य बनाना चाहिए। उसके बाद चौथा कह रहा है कि सहयोग पर आधारित उत्तम शिक्षण छात्र तथा शिक्षकों के सहयोग पर आधारित होता है। प्रजातंत्रीय उत्तम शिक्षण प्रजातंत्रीय स्वरूप का होना चाहिए। और गतिशील शिक्षण अच्छा शिक्षण बालकों के पूर्व अनुभव को ध्यान में रखकर ही नवीन ज्ञान प्राप्त या प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब जो पुराने उसके ज्ञान होते हैं छात्रों को, उसको क्या करना चाहिए, हमें ध्यान में रखकर ही नए ज्ञान को देना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण उत्तम शिक्षण गुणवत्ता पर आधारित होनी चाहिए। निर्देशात्मक उत्तम शिक्षण में बालक को निर्देश दिया जाता है। निदानात्मक और उपचारात्मक, आज हम वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के द्वारा बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामवेगिक विशेषताओं का पता सरलता से लगा लेते हैं। ऐसा शिक्षण ही निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण बन सकता है। ये हमारी होती है उत्तम शिक्षण की, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा शिक्षण देने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। कह रहा है शिक्षण में नियोजन के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं? तो नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है कि जब शिक्षक पाठ्य सामग्री को उचित प्रकार से चुनाव कर ले तो उसे क्रमबद्ध ढंग से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए। जैसे पाठ्य योजना का निर्माण हो गया, सहायक सामग्री का प्रयोग हो गया, या गृह कार्य एवं पुनरावृत्ति प्रश्न होने चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले बुद्धिमत्ता पूर्वक की और अग्रिम तैयारी की योजना ही नियोजन कहलाती है। इसके अंतर्गत कारणीय कार्य के विभिन्न पक्षों पर पूर्व चिंतन किया जाता है ताकि वह कार्य कुशलतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सके। योजनाबद्ध तरीके से कार्य जो होता है आधुनिक होने का, ये हमारा होता है शिक्षण में नियोजन का सिद्धांत। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 का। श्यामपट्ट लेखन करते समय में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यानी जब हम श्यामपट्ट पे किसी चीज को लिखते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी शिक्षकों को। तो सबसे पहला कि श्यामपट्ट पर लिखी हुई जो विषय वस्तु होगी वो सुंदर होनी चाहिए, सुडौल होनी चाहिए, अक्षरों तथा शुद्ध भाषा में लिखी जानी चाहिए। दूसरा कहता है पाठ के किसी अंश को समझने की दृष्टि में यदि पाठ्य या श्यामपट्ट पर चित्र बनाया जाए तो वह सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय उसके रंग के विपरीत रंग का चाक का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली बात की उपयोगिता न रहने पर उसे झाड़न से मिटा देना चाहिए। श्यामपट्ट पर सार लिखते समय छोटे, सार्थक और सार गर्भित वाक्यों का प्रयोग करें। निर्धारित समय का अधिकांश भाग पाठ को समझाने में व्यतीत किया जाए, न कि केवल सार लिखवाने में। और लिखने की गति सामान्य रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती है हर एक शिक्षक के लिए जो श्यामपट्ट पर लिखने का कार्य करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं 29। अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय लिखिए। पहला, अपेक्षित अधिगम स्तर के लिए शिक्षण में बोध पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जानना, समझना, चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना करना, पूर्वानुमान लगाना आदि क्रियाओं पर बल देना चाहिए। दूसरा कहता है कि छात्रों का समयबद्धता, नियमितता, स्वच्छता, भ्रमशीलता श्रमशीलता, सहभागिता, उत्तरदायित्व की भावना आदि से परिचित कराना चाहिए। तीसरा कहता है ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिससे नकल करने की संभावना बिल्कुल न रहे। एक ही पाठ्य के 8 से 10 प्रश्न एक ही कक्षा में दिए जाएं, किंतु सामूहिक नकल की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। छात्र की प्रवीणता तथा दक्षता स्तर का विकास करने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं लिखिए। तो पहला हो गया श्रव्य दृश्य शिक्षण की अधिगम सामग्री की विशेषता। पहला है यह शिक्षण अधिगम सामग्री छात्रों की चिंतन प्रक्रिया को विकसित करने में सहायता करती है। दूसरा कहता है कि यह शिक्षण सामग्री कक्षा के प्रबंधन, मूल्यांकन तथा शिक्षण में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेती है। तीसरा कहता है कि यह भाषाई कौशल के विकास तथा दक्षता लाने में सहायता करती है।
चौथा कहता है कि इसके माध्यम से शिक्षक तथा छात्र अपनी विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन करने तथा जांच कर सकते हैं। यानी कि जो उसमें हम लोग देखते हैं ना विजुअल वाला, विजुअल ऑडियल, उसका प्रयोग जब हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 का। शिक्षण प्रविधियों की कक्षा शिक्षण में क्या क्या उपयोगिता है, ये 2018 का प्रश्न है। देखिए शिक्षण प्रविधि का कक्षा शिक्षण में उपयोगिता। पहला, कक्षा प्रविधि की सहायता से प्रत्येक स्तर की कक्षा के लिए विभिन्न विभिन्न प्रविधियों का चयन किया जाता है। कक्षा कक्षा कक्ष में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण अधिगमों की विधियों की जानकारी आवश्यक है। विषय के अनुरूप शिक्षण प्रविधियों का चुनाव कर लेता है ना। मतलब जैसे जैसे विषय होगा वैसे वैसे शिक्षक क्या करता है, अपने शिक्षण विधियों का प्रयोग भी कर लेता है। आगे हम लोग बात करते हैं बाल केंद्रित की। तो बाल केंद्रित व शिक्षण केंद्रित में अंतर क्या होता है। तो बाल केंद्रित व शिक्षण में अंतर होता है कि यह विस्तृत सामाजिक संदर्भों में अधिगम अथवा चार दीवारी के बाहर सीखना। दूसरा होता है कि बालकों की स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता, बहु अनुशासनात्मक शैक्षिक बल, बहुविध अनुभव, सीखने में छात्र की सक्रिय सहभागिता। और शिक्षक केंद्रित में क्या होता है, चार दीवारी के अंदर सीखना। शिक्षक के कार्य निर्णय तथा निर्देश सर्वोपरि होते हैं। अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होता है, रैखिक अनुभव होता है और निष्क्रिय प्रभाव में अधिगम। इसका मतलब जो पहले का जो शिक्षा होती थी, है ना, जो पहले के समय की जो शिक्षा होती थी जिसमें हम लोग क्या करते थे, बालक टीचर जो होते थे वो उनके ऊपर क्या होता था, डिपेंड होता था। शिक्षक के ऊपर क्या होता था, डिपेंड होता है। ये पहले का हो गया। और ये बाद का हो गया। बाद वाले में क्या हुआ, जिसमें बालक को सर्वोपरि माना गया। यानी कि जो भी क्रियाएं होंगी, जो भी चीजें बनाई जाएंगी, वो बालक को ध्यान में रखकर पढ़ाई लिखाई भी किया जाएगा। पहले के समय में क्या होता था, शिक्षकों को ध्यान में रखा जाता था। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 के। कह रहा है कि प्रयोग प्रयोग प्रदर्शन में युक्ति से आप क्या समझते हैं। तो अथवा प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते हुए क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए प्रयोग प्रविधि का करते समय ध्यान रखने वाली बातें हैं। पहला है श्रव्य सामग्री का उचित प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। यंत्रों का उपयोग सही प्रकार से किया जाना चाहिए। मितव्ययता के साथ प्रयोग संपन्न करना चाहिए, यानी कम से कम खर्चा हो। प्रयोग को क्रमबद्ध तरीके से यानी क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षक को बहुत सावधानी से पाठ की प्रभावत्मकता को बनाए रखना चाहिए। छात्र को देखकर प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए, या प्रयोग का प्रदर्शन करते समय छात्र की प्रयोग में रुचि बनाए रखना चाहिए। ये सारी चीजें उसमें हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में समझाइए। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रहा है कि 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसके पूर्व 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में पहली तथा 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में यह शिक्षा नीति बनाई गई थी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया। और जून 2017 में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप बनाने के लिए कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था, जिसे मई 2019 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रदान की थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण क्या तथ्य थे। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। शिक्षा पर कुल जीडीपी का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था। स्कूली शिक्षा 10+2 के पैटर्न 5-3-3-4 का पैटर्न निर्धारित किया गया। 5 वर्ष के पहले चरण में 3 वर्ष आंगनबाड़ी यानी प्री स्कूल या 2 वर्ष में या पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ाई होगी। इसके पश्चात तीसरी से पांचवी कक्षा, छठी से आठवीं कक्षा, 9वीं से 12वीं कक्षा के 3 स्तर होंगे। तीसरी, पांचवी और आठवीं में संबंधित प्राधिकारी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड जारी रहेंगी। 9वीं से विषय का निकाल कर विकास करने बनाने का अवसर मिलेगा। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों में 10 दिन बिना बस्ते स्कूल जाएंगे। इस दौरान उन्हें स्थानीय कारोबारियों या शिल्पकारियों के पास इंटर्नशिप कराई जाएगी। स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य स्तर पर कुल स्टैंडर्ड अथॉरिटी गठित की जाएगी। ये सारा चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2020 एनईपी 2020। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये आपका 35, सॉरी सेकंड लास्ट है। कह रहा है संप्रेषण के बाधक तत्व कौन कौन से, यानी संप्रेषण जब हम करते हैं, आदान प्रदान विचारों को करते हैं,
क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती है। पहला, रुचि का अभाव, यानी कि अगर मान शिक्षक और दोनों के बीच में किसी शब्द का या किसी चीज का रुचि ही उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, तो संप्रेषण हमारा क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। संप्रेषण माध्यम की कमी, अगर संप्रेषण बना रहने के संप्रेषण माध्यम धारा प्रवाह कार्य करता है, यदि धारा प्रवाह रुक जाए तो कार्य अबाध गति से नहीं चलेगा। अतः माध्यम की कमी से संप्रेषण में रुकावट आ सकती है। संप्रेषण सामग्री की कमी, यदि संप्रेषण सामग्री प्राप्तकर्ता की रुचि के अनुकूल नहीं है तो संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। भाषा की कमी, जिस भाषा में आप बोल रहे हैं, जिन भाषा में संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि प्राप्तकर्ता उन्हें नहीं समझ पा रहा है तो संप्रेषण में रुकावट आ जाएंगी। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, अगर हम भाषा हिंदी है, दूसरा भाषा कुछ और है, तो उसमें क्या होगा कि मिसकम्युनिकेशन होगा, यानी संप्रेषण क्या होगा, टूट जाएगा। वातावरण संबंधी कमियां जो होती हैं, यदि वातावरण प्रतिकूलता नहीं है, जैसे अधिक गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, आदि तूफान आदि, तो संप्रेषण में रुकावट भी होती है, आ जाती है। इसका मतलब सीधा सीधा हमें बात करना है कि दो व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये प्रश्न नंबर 36 कह रहा है, प्रश्न नंबर ये 36 है। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात को शिक्षण सूत्र के बारे में बताइए। तो इसके अंतर्गत जो भी पूर्व में ज्ञान हमें रहता है, पहले से बच्चा जानता है, उसको आधार बनाकर ही अपने आगे की बातों को बताना चाहिए जो भी नहीं जानते हैं। इस प्रकार वे शिक्षण कार्य करने से बच्चे रुचि पर सीखते हैं, यानी कि जो चीज़ें पहले जानते हैं उसको थोड़ा सा ज्ञान रखो, फिर उसके बाद आगे उसमें ऐड करके नई चीज़ें बताओ जो बच्चे नहीं जानते हैं। उदाहरण में कह रहा है कि यदि आप अंग्रेजी पढ़ाना है तो पहले अक्षर एबीसीडी का ज्ञान कराइए, फिर उसे शब्द ज्ञान यानी एप्पल, मैंगो और कैट के बारे में सिखाइए। तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर आपको हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।